हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लॉज ऑफ मोशन हमारा टॉपिक चल रहा है और एफबीडी के कुछ क्वेश्चन कनेक्ट से पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने कनेक्टेड मोशन के ऊपर एफबीडी पे कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन आज करेंगे इस वीडियो के अंदर। समझना ध्यान से। मान लीजिए अपने पास 3 ब्लॉक्स हैं, M1 मास, M2 मास और M3 मास। 3 ब्लॉक्स हैं, वायर से सस्पेंडेड हैं, यहां से इस तरह से। यहां पे टेंशन मान लेता हूं T1 है, इसके अंदर टेंशन T2 है, इसके अंदर टेंशन T3 है। ठीक है। सपोज गिवन है M1 5 किलोग्राम, M2 है 2 किलोग्राम एंड M3 है 3 किलोग्राम। ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि फाइंड T1, T2 एंड T3। T1, T2, T3 निकालना है। 2 केस हैं। पहला, if the whole system accelerates upward with an acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला केस ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। दूसरा केस ये कह रहा है इफ द होल सिस्टम केप्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब आप समझ गए कि रेस्ट में है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। T1, T2 और T3 3 वैल्यूज आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है और दोनों केस के अंदर फाइंड आउट करनी है। दोनों केस के अंदर फाइंड आउट करनी है। कब? जब पूरा का पूरा सिस्टम आपका कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। पहला केस लिख के चल रहा हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से? A एक्सेलरेशन से। कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफबीडी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, A दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से समझना कि जब T1 है, क्या है? T1 है तो वेट कितना है? जैसे 3 बॉडीज हैं, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई और एक बॉडी आपकी ये हो। इस तरह से धागे से बांध करके ऊपर ले जा रहे हो। ठीक है। तीनों के बीच में रस्सी लगा दो, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग रस्सी है। वो जब ऊपर जा रहा है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो जितने एक्सेलरेशन से ये जा रही है, उतने एक्सेलरेशन से ये जाएगी, उतने एक्सेलरेशन से ये जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब T1 ले रहे हैं हम, तो T1 के साथ तीनों के तीनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं। T1 के साथ तीनों के तीनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं। तो नेट फोर्स कितनी होगी? 4 T1 के लिए ये M1, ये M2 और ये M3 और ये है T1। ठीक है। T1 के लिए टोटल वेट कितना होगा? नीचे की तरफ आएगा वेट। तो टोटल वेट कितना आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू क्या? G। हो गया नहीं हो गया? फोर्स कितनी होगी? ऊपर जा रही है तो F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू क्या आएगा? A। इनटू क्या आ जाएगा आपका? A। इतनी क्या हो जाएगी आपके पास? फोर्स हो जाएगी। अब इसको आप सोल्व कर लो। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन हो गया कि F बराबर, बेहद सी सिंपल सी बात है, F बराबर कौन ज्यादा हुआ? T1 ज्यादा हुआ।
ऊपर जा रहा है क्योंकि T1 ज्यादा होगा, ऊपर जा रहा है तो किससे ज्यादा होगा, T1 माइनस इससे ज्यादा होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू क्या हो जाएगा जी। अब सोल्व कर लो, अब क्या कर लेंगे, आप सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कितना आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू क्या आया A बराबर किसके, T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू क्या हो जाएगा G। टेक G बराबर 10 ले लेना, टेक क्वेश्चन में लिख लो, टेक G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। 9.8 लेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। M1 प्लस M2 5, 5 और 2 7 और 3 10, 10 हो गया। 10 इंटू A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 हो गया, इज इक्वल टू T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 10 हो गया और इनटू क्या आ गया 10, आ गया आंसर 20। ये इधर आएगा तो प्लस 100 इज इक्वल टू T1 और T1 की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। पहला केस नोट डाउन करो, इसको आप नोट कर लेंगे। ये पहला केस, पहला T1 आ गया जब वो मूव कर रहा है। अब T2 की बारी है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, FBD के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने कल भी कहा था इस वीडियो के अंदर कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, इसको आप नोट कर लेंगे। अब T2 निकाल रहा हूं, सेकंड केस ले रहे हैं T2 के लिए, कितना समझ गए होंगे, ठीक है। अब T2 की बारी जब आएगी, T2 के ऊपर बात करोगे तो T2 यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लॉक कितना है M2, यहाँ पे ब्लॉक कितना है M3, बहुत आसान हो गया। एक्सेलरेशन उतना ही है, कितना A। F डैश कितनी होगी अब की बार, M2 प्लस M3 और इनटू क्या हो जाएगा A, यहाँ पे फोर्स, उसका काम हो गया क्योंकि यहाँ पे T2 के ऊपर काम करना है, बहुत आसान सी बात। वेट कितना होगा नीचे, M2 प्लस M3 और इनटू क्या हो जाएगा जी, कर दो सॉल्व। नेट फोर्स कितनी है F डैश, कहाँ जा रही है, ऊपर मूवमेंट है। T2 ज्यादा हो गया किससे, इससे, वेट से, कर लेंगे सोल्व। F डैश कितना, M2 प्लस M3 इंटू A, T2 माइनस M2 प्लस M3 और इंटू M2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 3 और 2 5, 5 इंटू 2, A की वैल्यू तो वही है, कांस्टेंट है 2 है। T2 माइनस ये 2 प्लस 3 5 इंटू G की वैल्यू 10, ये इधर आएगा तो 50 प्लस का और T2 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। ये सेकंड आंसर आया, ठीक है, हो गई बात, समझ गए होंगे। बहुत आसान आसान सी बातें हैं FBD के ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्ट की बारी आएगी, बहुत सा आसान सा काम हो गया। थर्ड पार्ट की बारी आएगी, इसको आप नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अब ये बच गया T3, किस पे लग रहा है, M3 पे लग रहा है। वेट कितना होगा नीचे, M3 जी। एक्सलरेशन उतना ही है A। फोर्स कितनी होगी, F डबल डैश मान लेता हूं, कितनी आ जाएगी M3। हो गया काम। F डबल डैश किसके बराबर, ऊपर जा रहा है, T3 माइनस M3G, और F डबल डैश आपका क्या आ जाएगा, M3 इंटू A, T3 माइनस M3G। M3 कितना है 3, 3 इंटू 2 T3, 3 इंटू 10, ये कितना हो गया 6, इधर आएगा तो 30 प्लस का, और T3 आ जाएगा 36 न्यूटन। ये तीनों पार्ट 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा डेसिमल के अंदर आंसर आ जाएगा, और कोई बात है नहीं। बाकी हम जी को 10 लेकर के ही मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस हिसाब से आपके आंसर आते चले जाएंगे।
ये क्वेश्चन था एफबीडी का, सीख गए होंगे लगाना। और भी क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरी बात आ जाओ कि होल द सिस्टम इज स्टेशनरी। उसमें तो बहुत ही आसान सा काम है। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ, इसको आप लिख लेंगे। अब दूसरे की बारी आती है, इफ द सिस्टम इज स्टेशनरी, सेकंड पार्ट। ये लो, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? है ही नहीं, जीरो है ही नहीं, जीरो है। सिंपल सी बात हो गई। तो T1 किसके बराबर आया? T1 किसके बराबर आया? M1 प्लस M2 प्लस M3, समझ गए होंगे, इंटू जी हो गया। T2 किसके बराबर आया? देखो T2 यहां तक है, तो M2 प्लस M3 इंटू जी। T3 किसके बराबर आ जाएगा? अलग कर लो, M3 इंटू ए, जीरो कर देना, या ए लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस 2 प्लस 3, 10 इंटू 10, 100 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 कितना है? 5, 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। और ये कितना है? 3, 3 इंटू 10, 30 न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ एफबीडी के ऊपर। और भी क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं, कंकरेंट फोर्सेज का। क्या? कंकरेंट फोर्सेज का। इसको आपने लिख लिया होगा। कंकरेंट फोर्सेज, फोर्स हमने पढ़ा था इस टॉपिक, इस यूनिट के अंदर। और कंकरेंट फोर्सेज वो फोर्सेज होती है, जैसे ये कोई भी एक बॉडी लो, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है, 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 नंबर ऑफ फोर्सेज, ठीक है। किसी भी एक ही पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेज एक्ट करें, हम उन फोर्सेज को क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। the number of forces acting at the same point are called concurrent forces. The number of forces acting at the same point are called concurrent forces. बहुत ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जैसे फोर्सेज एक ही पॉइंट के ऊपर यदि एक्ट करती हैं तो हम उन्हें कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, आसान सी बात है। अब मान लो जैसे ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा दूं, एक फोर्स इधर लगा दूं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो बॉडी है, वो रेस्ट पे रहे। क्या रहे? रेस्ट पे रहे, मींस इक्विलिब्रियम में रहे। तो इन फोर्सेज को, कंकरेंट फोर्सेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। तो हम उन्हें कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज, ठीक है। जीरो हो जाए, रेस्ट में आ जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। द कंकरेंट फोर्सेज acting on a point are said to be in equilibrium if the net force due to number of forces is zero, that is the system will be in equilibrium। इसमें आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो यहां से कंकरेंट फोर्सेज इक्विलिब्रियम में कब कहोगे? इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। या क्या कहोगे?
F1 वेक्टर बराबर क्या आ जाए, माइनस F2 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट। बहुत आसान सी बात है। ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा F1, इधर फोर्स लगाऊंगा F2, बॉडी किधर मूव करेगी, जिधर ज्यादा फोर्स होगी। ये कि यदि दोनों बराबर हैं तो कहीं पे भी मूव नहीं करेगी। तीन फोर्सेस लो, ये मान लो F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये मान लेते हैं F3 वेक्टर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, अगेन इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा जी। तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो बहुत सी सिंपल सी बात ये है आपके पास कि यदि किसी पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, तो हम उन फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। और यदि नेट फोर्स उनके कारण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो किसमें होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सिंपल सी बात ये याद रखनी है। और ऐसा होता है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो एक लेमीज थ्योरम और आती है यहां पे, क्या, लेमीज थ्योरम। ठीक, लेमीज थ्योरम ये कहती है कि यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्सेस यहां पे लग रही हैं, तो हर एक फोर्स F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर टू फोर्सेस। ठीक है, मान लेता हूं F2 और F3 के बीच में एंगल है अल्फा, F3 F1 के बीच में है बीटा, और ये एंगल है मान लेते हैं गामा। ठीक है, तो क्या कहा है मैंने, यदि कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो F1 हर एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो F1 के अलावा दूसरी फोर्सेस कौन कौन बच गई, F2 और F3 बच गई। तो F2 F3 के बीच में एंगल कौन सा है, अल्फा। तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, साइन अल्फा। हो गया या नहीं हो गया। F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, सोचो, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर टू फोर्सेस, कौन सा होगा, F1 और F3 हो गया। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, बीटा। तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। और F3 प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, F3 के अपोजिट में F1 और F2 बच गई, तो गामा है, तो साइन। ये लेमीज थ्योरम, यहां पे लिख लेना इसको। लेमीज थ्योरम हमारी जो होगी वो ये हुई। लेमीज थ्योरम ये कहती है कि यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रहे इक्विलिब्रियम में, इफ, लिख लेना स्टेटमेंट, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ SIN, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर टू फोर्सेस, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर टू फोर्सेस। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब यहां से समझना, इसको नोट कर लेंगे। यहां पे एक छोटी सी बात और लिखूंगा, फॉर्मूला इनका और लिखना है हमें। यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे, के लगाओगे, तो के किसके बराबर आएगा, F1 बराबर के साइन अल्फा, F2 बराबर के साइन बीटा, और F3 बराबर के साइन गामा। यहां से के किसके बराबर आया, F1 बराबर साइन अल्फा, यहां से के किसके बराबर आया, F2 बाई साइन बीटा, और यहां से के किसके बराबर आएगा, F3 बाई साइन गामा। ये लेमीज थ्योरम, और कंकरेंट फोर्सेज के ऊपर। ठीक है, लेमीज थ्योरम है और कंकरेंट फोर्सेज की बात है, इक्विलिब्रियम की बात। इक्विलिब्रियम के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसको आप लिख लो वीडियो को पॉज करके। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं एक।
यहाँ पे दो रिजिड स्पॉट दिए हुए हैं, एक रिजिड स्पॉट ये दे दिया, एक ये दे दिया। इससे एक वायर बांध दी, ये वाली, ठीक है। इस वायर के इस पॉइंट पे, ये वायर सेम है, इस वायर के इस पॉइंट पे एक वायर और बांध दी T2, दूसरी वायर बांध दी, ठीक है। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, T1 और T2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, बना लो FBD। तो यहां से ये ब्लॉक है 4 किलोग्राम का, ये एंगल 60 दे रखा है, तो ये आप समझ गए होंगे ये भी कितना होगा, 60 होगा नो डाउट। T1 के दो कंपोनेंट बना लो, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया, इधर आ गया T1 cos 60, दूसरा कौन सा बच गया, T1 sin 60, वो ऊपर चला जाएगा। इधर आ गया T1 sin 60। तो इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना, इन इक्विलिब्रियम T2 के अपोजिट में है कौन, T2 बराबर हो गया T1 cos 60, हो गया या नहीं हो गया। और T1 sin 60 के अपोजिट में कौन हो गया, वेट mg। तो T1 sin 60 आ गया mg, m दे रखा है 4 किलोग्राम, तो T1 की वैल्यू आ गई 4 × 10 डिवाइडेड बाई sin 60। और sin 60 आप जानते होंगे कितना होता है, 40 डिवाइडेड बाई √3/2, 80/√3 न्यूटन। ये आंसर आया। डेसिमल में करना चाहो तो 1.732 इसकी वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। T2 निकालने के लिए इसके अंदर T1 की वैल्यू पुट कर दो, तो T2 बराबर है T1 cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। ये 2 से कट गया 40, कितना आ जाएगा, 40/√3। ये दोनों पार्ट हमारे हो गए। सोल्व करके देख लेना, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 28 के आसपास, और ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सोल्व कर लेना, करना चाहो तो कर लेना, यहां तक भी छोड़ दोगे तो भी हमारा आंसर सही है। एक न्यूमेरिकल हुआ कि इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम जब है तो आप क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये दिया हुआ है, ये दो इंक्लाइंड प्लेन दे रखे हैं, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे दो ब्लॉक रख रखे हैं, एक ब्लॉक यहाँ है, मान लेते हैं 50 किलोग्राम, दूसरा ब्लॉक यहाँ रखा है, एक स्ट्रिंग से और पुली लगा करके, ये पुली लगा दी यहाँ पे, स्ट्रिंग से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। 30 किलोग्राम इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है, ठीक, समझ गए होंगे। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन एक ये हो गया, एक इंक्लाइन प्लेन ये हो गया, ऐसे हो गए, इस तरह से हो गए। एक ब्लॉक यहाँ रख दिया, एक ब्लॉक यहाँ रख दिया, जैसे ये ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया, एक ब्लॉक हमने इधर रख दिया, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। तो एक ही स्ट्रिंग है तो जितनी टेंशन इसके अंदर होगी T, उतनी ही टेंशन इसके अंदर होगी T। तो एक बार तो ये निकालनी है, फाइंड T, ठीक है। फ्रिक्शनलेस, दोनों स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, दोनों के दोनों सरफेसेस जो हैं कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं दोनों, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। और एक्सेलरेशन A निकालना है, एक्सेलरेशन क्या निकालना है, A निकालना है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी बॉडी किधर जा रही है,
वो एक ना एक बॉडी तो जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी इधर जा रही है सपोज ए एक्सेलरेशन से, तो ये बॉडी इधर जाएगी ए एक्सेलरेशन से। समझ गए नहीं समझ गए भाई? वो डिपेंड करेगा, जैसे ए मान लो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये बॉडी इधर मूव करेगी और वो ऊपर जाएगी। अब यहाँ ये क्लियर नहीं कर रहा तो क्या हमने मान लिया, लेट अस सपोज कि 30 किलोग्राम बॉडी मूव्स डाउनवर्ड एंड 50 किलोग्राम मूव्स अपवर्ड, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि ए पॉजिटिव आता है तो हमारी एजम्पशन सही है, नेगेटिव आता है तो उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात। वी हैव टू फाइंड ए एंड टी। एफबीडी लगाओ, ये है, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री दे रखा है, 50 किलोग्राम है, m1 मास मान लेता हूं, m1 मास हो गया। समझना, इसका वेट mg कहां जाएगा, थोड़ा बड़ा बना, एफबीडी बनानी है। m1g वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। क्या कह रहा हूं, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल नीचे आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे किसी चीज को ड्रॉप करते हैं ना, ऐसे कहीं से भी ड्रॉप करो, m1g सीधा नीचे आएगा। हो गया। नॉर्मल रिएक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर ये होगी। और यदि ऐसा सरफेस है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाली लाइन होगी, फॉलो नहीं होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, ये रिएक्शन हो गई, R1 मान लेता हूं या N1 मान लो, आपकी मर्जी, N1 मान लो। अब इसके अपोजिट में तो ये जितना एंगल होगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया M1 का, M1g का, M1g cos 30। अरे थीटा के अलोंग कौन सा होता है, cos, बच गया वो इधर साइन। बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, टेंशन कहां है, ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बना दो। क्या आएगा, मास कितना है m1, फोर्स कितनी हो गई m1a, किसके बराबर, t माइनस m1g साइन 30। आ गई एक इक्वेशन। m1 की वैल्यू दे रखी है 50, a निकालना है, t निकालना है, 50 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन 30 1/2। 2 से कट गया, कितने पे, 25 पे। 50a बराबर t माइनस 250। इक्वेशन फर्स्ट, एफबीडी से बना लो, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन बनाओ, यहां से ये ब्लॉक है, ये एंगल दे रखा है 60, m2 मास मान लेता हूं, m2g कहां जाएगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन n2 ये हो गई, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, तो इधर आया m2g cos 60 और इधर चला गया कौन सा, m2g sin 60। बोलो गया या नहीं गया, ठीक है। टेंशन कहाँ है, ऊपर, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, फोर्स कितनी होगी m2a। बन गई इक्वेशन। तो m2a बराबर, t ऊपर है, ये बॉडी नीचे है, बट ये नीचे मूव कर रही है, तो m2g sin 60 माइनस क्या आ जाएगा, t हो गया 30 इंटू a, 30 इंटू जी, जी की वैल्यू है कितनी 10, और साइन 60 होता है √3/2 और माइनस t। 2 से ये कट गया, कितने पे, 5 पे। ये 30a बराबर 150 √3 माइनस t, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो सोल्व नहीं कर लेंगे क्या, दो ही अननोन है, दो ही इक्वेशन है, बट एफबीडी ध्यान से लगाना। ये ब्लॉक लिया था m1g वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन ऊपर,
तो रिएक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन लिखवाए तो N1 किसके बराबर हो जाएगा, M1G cos 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दोनों को सोल्व कर लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लो, T और A आपका दोनों आ ही जाएंगे। तो दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो 50A बराबर T से T कैंसिल, 250 प्लस 150√3। तो A बराबर आ जाएगा 250 प्लस 150 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 80। 250 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 150 को 173 से, पॉइंट लगा देना। ये आएगा अपना कितना, 0, 15 × 45, 0, 7 × 35, 7 7 और 3 10। ये आ गया 051, 0595 और 2, 1 और 2, 259 आ गया, लगभग 260 मान लेता है। 260 डिवाइडेड बाई 80 और इसको कर दो, ऐड करके सोल्व कर दो। ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ये आपके पास, और ए की वैल्यू किसी में पुट कर देना, आपके पास टेंशन आ जाएगी। तो इक्वेशंस तो हमारे सही हैं, 30A बराबर M2G ये वाली और 50A बराबर T सही है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लो, जो भी आंसर आएगा और A की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएंगे। समझ गए होंगे। और ये माइनस का था, सॉरी ये किसका था, T माइनस, तभी मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। ये माइनस का, ये माइनस का, यस 10/80 ये कट गया, 1/8 आ गया, 0.1 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे गड़बड़ कर गया, कैलकुलेशन एक बार चेक। ए की वैल्यू पुट कर देना, टी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू पुट कर देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ एक अपने न्यूमेरिकल्स थे, और कैलकुलेशन ध्यान से करना। ठीक है, क्योंकि टी माइनस में था वो, हाँ ये माइनस का था, और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लेना, 50 वाले में पुट कर देना, क्योंकि इसके अंदर तो √3 है, तो ये दिक्कत कर रहा है आपको। या इसमें पुट करोगे तो सीधा कर देता हूँ, टी बराबर 150√3 260 आया है, माइनस 30A, ए की वैल्यू 0.12 है, तो 260 माइनस 0 और 12 दिया 36, ये घटा दो तो 0.4 जाएगा, 9 में से 3 6 और 5 ये लगभग इतना। ठीक है, ये आंसर, ये उधर जाएगा, ये समझ गए। इतना आप पढ़ेंगे। थैंक यू। इसके ऊपर ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो साथ साथ कर लेना, नहीं तो एफपीटी के न्यूमेरिकल्स छूट गए तो होंगे नहीं फिर बाद में। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।